स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विद यू में। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने जो है वो एनसीईआरटी संबंधित है 12th क्लास 10th से संबंधित एमपी बोर्ड 2024 से संबंधित हम लोगों ने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट क्लास जो वो देख ली है। ठीक है, आज हम लोग जो है 2019 का पेपर जो है सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि लगभग पिछले 5 साल के पेपर हम लोगों को पूरे सॉल्व करना जरूरी है। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है पिछले कई सालों के पेपर में से जो है वो बोर्ड एग्जाम में आते रहे हैं। ठीक है, तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन उपभोक्ता संतुलन की परिभाषा लिखी है। तो उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तब माना जाता है जब उसको अपनी आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो रही हो। उपभोक्ता के संतुलन से आशय इस बात की जानकारी करना है कि उपभोक्ता अपनी आय से अधिकतम संतुष्टि कैसे प्राप्त करता है। मतलब कोई भी उपभोक्ता है, ठीक है, वो अपनी आय से किस प्रकार संतुष्ट होता है। मतलब उसको जो भी आय, उसका इनकम जो आती है मंथली इनकम, उस वह अपने जिन भी खर्चों को जितने भी आवश्यक वस्तुओं पर खर्चा करेगा, उसके हाथ में कितनी बचत उसके हाथ में आय आ रही है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उपभोक्ता संतुलन बोलेंगे हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है आज का कि उपयोगिता की परिभाषा देखिए। उपयोगिता की परिभाषा क्या होती है? किसी वस्तु का वह गुण, शक्ति या क्षमता जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उपयोगिता कहलाती है। मतलब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की जिन साधनों से पूर्ति करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उपयोगिता बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है मांग के आवश्यक तत्व बताइए। वस्तु की इच्छा, पहला पॉइंट वस्तु की इच्छा, सेकंड पॉइंट वस्तु को पूरा करने के लिए साधन, तीसरा पॉइंट साधन को व्यय करने की तत्परता, परंतु मांग को प्रभावित इच्छा करना त्रुटि है, क्योंकि मांग के लिए दो अन्य बातें भी होनी चाहिए। पहला पॉइंट निश्चित कीमत, दूसरा पॉइंट निश्चित समयावधि। अतः मांग में 5 बातों का होना आवश्यक होता है। ठीक है, मांग में कितनी बातों का होना आवश्यक होता है? 5 बातों का होना आवश्यक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हमारा आज का। मांग के नियम की सीमाएं क्या क्या है? कोई 2 लिखी है। ठीक है, मांग के नियम की हम लोगों को सीमा लिखनी है। तो उपभोक्ताओं की अज्ञानता, पहले बात तो क्या बोल रहे हैं, उपभोक्ताओं की अज्ञान, मतलब उपभोक्ता मतलब कोई वस्तु का उपयोग करने वाला भी क्या होता है, उस व्यक्ति को उस वस्तु की नॉलेज नहीं होता है, उस व्यक्ति का उसको ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, कभी कभी उपभोक्ता अज्ञानतावश ऊंचे मूल्य पर वस्तुओं की अधिक मांग करते हैं, जब मूल्य घट जाता है तो वे इनकी मांग कम कर देते हैं। इसे भी इस नियम को एक अपवाद माना गया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि मांग के नियम का महत्व समझाइए कोई 2 बिंदुओं पर। तो कीमत एवं मांग के विपरीत संबंध होता है। पहला क्या बोल रहा है, मतलब कीमत और मांग में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। ठीक है, दूसरा है कीमत स्वतंत्र एवं मांग आश्रित होती है। सही बात है, कीमत कितनी बड़ी हो सकती है, बाकी मांग कितने लोगों की वो आश्रित होती है, लोगों के ऊपर। ठीक है, व्यक्ति के ऊपर आश्रित होती है, इसलिए मांग को क्या बोलते हैं, आश्रित मांग बोलते हैं हम लोग, है ना। तीसरा पॉइंट है मांग का नियम एवं एक गुणात्मक कथन है। सही बात है, मांग का नियम कैसे गुणात्मक कथन होता है ना। मांग का नियम किसी निश्चित समय पर वस्तु या सेवाओं की कीमतों और मांग में विपरीत संबंध को स्पष्ट करता है। सही बात है भैया, कि किसी चीज में कितना निश्चित संबंध है उसको कौन स्पष्ट करता है, तो मांग का नियम जो है वो स्पष्ट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आज का हमारा। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोगों के, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक घटक लिखिए। तो वस्तु का मूल्य पहले तो हो गया, क्या हो गया, वस्तु का मूल्य जो मांग की लोच को प्रभावित करने वाला कारक है। ठीक है, तो मांग की लोच वस्तु के मूल्य पर निर्भर करती है। जिन वस्तुओं का मूल्य अधिक होता है उनकी मांग कम लोचदार होती है। ठीक है, और जिन वस्तु का मूल्य बहुत कम होता है उनकी मांग कम लोचदार या बेरोजगार होती है। ठीक है, संयुक्त मांग कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनकी मांग दूसरी वस्तुओं के साथ की जाती है, जैसे डबल रोटी एवं मक्खन, पेन और शाही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि मिश्रित आय का क्या होती है। ठीक है, स्वनियोजन की मिश्रित आय में स्व लेखा श्रमिकों को कुल आय और मध्यवर्ती उद्योगों को अर्जित तथा लाभ शामिल होते हैं। यह आंशिक रूप से श्रम आय और आंशिक रूप से सामाजिक आय, आंशिक रूप से पूंजी आय है। किसान, बड़े छोटे दुकानदार, श्रमिक, वकील, निजी डॉक्टर आदि को प्राप्त होने वाले आय मिश्रित आय कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का कि व्यक्तिगत आय क्या होती है। 1 वर्ष की अवधि में एक देश में सभी व्यक्तियों या परिवारों को जितना आय वास्तव में प्राप्त होता है उसे आय के योग्य को व्यक्ति का आय बोलते हैं। मतलब कि जितना एक व्यक्ति जो होता है पूरे वर्ष में कितना कमाता है, ठीक है, उसकी पूरी जो इनकम होती है उसको क्या बोलते हैं, व्यक्ति का आय, मतलब किसी पर्सनल व्यक्ति का आय इसको कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का हमारे आज का है कि प्रत्यक्ष कर की परिभाषा देखिए। प्रत्यक्ष कर वे हैं जो पूर्णतः उसी व्यक्ति द्वारा चुकाए जाते हैं जिन पर वे कर लगाए जाते हैं। मतलब यह जिन व्यक्तियों पर टैक्स लगाते हैं, जिन साधनों के ऊपर टैक्स लगाते हैं, वही जो है वो कर चुकाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष कर। इस कर में कर का भार किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाला जा सकता, मतलब किसी दूसरे अदर व्यक्ति पर नहीं डाल सकता, क्योंकि जो वस्तु आपने खरीदी है उस पर जो टैक्स लग रहा है आपको टैक्स देना अनिवार्य होता है। उदाहरण के लिए आयकर, प्रत्यक्ष कर और आदि काफी सारी चीजें जो कर जो होते हैं वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि अप्रत्यक्ष कर की परिभाषा लिखिए। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर क्या बोल रहा है, अप्रत्यक्ष या परोक्ष कर वे कर हैं जिसे भुगतान करने वाला व्यक्ति पूर्णतः
पर या अधिक आंशिक रूप से दूसरों पर डाल सकता है। इस प्रकार के कर का आघात किसी व्यक्ति पर पड़ता है जो इसके भार को अन्य व्यक्तियों पर डाल देता है। बिक्री कर तथा उत्पादन कर इसी प्रकार के कर हैं, ठीक है। बिक्री कर उत्पादन कर जो होते हैं वो अप्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल है, ठीक है। इसी प्रकार के कर जो होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, बजट लाइन का अर्थ समझाइए। क्या बोल रहा है, बजट रेखा दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करती है। मतलब दो रेखा वस्तु हो गई, उनकी किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए तो किसी वस्तु की कीमत 12 रुपए, दो विभिन्न वस्तुओं की कीमतों को प्रस्तुत करती है। कौन? बजट रेखा, ये बजट लाइन है ना, जिन्हें उपभोक्ता दी हुई मौद्रिक आय तथा वस्तुओं की कीमतों पर खरीद सकता है। अगला क्वेश्चन, सीमांत उपयोगिता हास नियम क्या है, लिखिए। वस्तु के लगातार इकाइयों के उपभोग से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। इसे आयोजित हास नियम कहते हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग कहते हैं, जब कोई उपभोक्ता अन्य वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखते हुए किसी एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाता है तो परिवर्तनशील वस्तु की सीमांत उपयोगिता अनावश्यक में गिरती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तटस्थ वक्रों की विशेषता बताइए। तो उदासीनता वक्र की आकृति मांग वक्र से मिलती जुलती होती है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बोलते हैं, उदासीन वक्र ऊपर से लेकर नीचे तक दाएं तरफ गिरते हैं। सेकंड पॉइंट, उदासीन वक्र का स्वरूप पूर्ति वक्र के समान होता है। थर्ड पॉइंट, उदासीन वक्र क्षैतिज नहीं हो सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हमारा। तो क्या बोल रहा है, बजट सेट एक बाजार लाइन में अंतर लिखिए। बजट सेट और बाजार लाइन में अंतर क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। क्या बोल रहा है, बजट सेट से आशय उन दो वस्तुओं के संभावित संयोग के सेट से है जिनका उपभोग करता है, जिसे वह अपनी आय और दी गई कीमतों पर खरीद सकता है। जबकि बजट लाइन दो वस्तुओं के संयोगों के पूरे संग्रह की चित्रमय प्रस्तुति है। बजट लाइन उपभोक्ताओं की आय और दो वस्तुओं की कीमतों पर निर्भर करती है। आय में वृद्धि होने पर उपभोक्ता की बजट लाइन दाईं ओर खिसक सकती है, ठीक है। जैसे व्यक्ति की आय में वृद्धि होगी, जो उपभोक्ता लाइन जो होगी, वो बजट लाइन जो होगी वो दाएं बाएं होती रहेगी, है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पूर्ति के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, लिखिए। तो पूर्ति की कीमत वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी पूर्ति बढ़ जाती है तथा वस्तु की कीमत कम होने पर उसकी पूर्ति घट जाती है। कार्य में उपयुक्त साधनों की कीमत जब बढ़ जाती है तो उसे उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है। सही बात है भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का, कि मुद्रा के प्राथमिक कार्यों को लिखिए। मुद्रा के प्राथमिक कार्य मतलब इंपॉर्टेंट कार्य कौन कौन सा था। पहला क्या बोल रहा है कि विनिमय का माध्यम, मतलब किसी पैसे को हमको सेवन करना चाहिए, तो यह मुद्रा का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य द्वारा मुद्रा ने वस्तु विनिमय के दोहरे संयोग के अभाव को कठिनाई से दूर करके विनिमय रीतियों को व्यवस्थित और सरल बना दिया है, ठीक है। आर्थिक प्रत्येक व्यक्ति अपनी वस्तु को बदले मुद्रा प्राप्त करता है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति में कोई काम करता है उसके बदले क्या मिलती है, मुद्रा, मतलब कि पैसा मिलता है, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग क्या बोल रहा है कि वस्तु का मूल्य का मापन, मतलब किसी वस्तु को एक मूल्य एक फिक्स एवरेज में मापा जा सकता है। तो मुद्रा क्या करती है, पहला कार्य मुद्रा ये होता है कि मूल्य का मापन करती है, मतलब कीमत का मापन करती है। मुद्रा का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य मूल्य मापन के रूप में विभिन्न वस्तुओं में संयोगों की विनिमय शक्ति को आंकने का रहता है। वस्तु विनिमय के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं का अन्य वस्तुओं के रूप में मूल्य मापन एक कठिन कार्य था, ठीक है। मुद्रा के प्रचलन से अब यह कठिनाई दूर हो गई है। सभी वस्तुओं व सेवाओं को मूल्य में मापा जा सकता है, मतलब कोई सी वस्तु ऐसी नहीं जिसको मूल्य या सेवा में हम लोग माप नहीं सकते। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई लिखिए। अब वस्तु विनिमय की प्रणाली कौन कौन सी है, कठिनाई कौन कौन सी आपको लिखनी है। दोहरे संयोग का अभाव वस्तु विनिमय का सबसे बड़ा दोष है कि किसी एक व्यक्ति से उसका संपर्क होना चाहिए जिसके पास पहले व्यक्ति की आवश्यकताओं की वस्तु हो तथा उसे दूसरे व्यक्ति की जिस वस्तु की आवश्यकता है वह वस्तु पहले व्यक्तियों के पास हो। ऐसा संयोग बहुत कठिनाई से ही हो पाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, सर्वमान्य मूल्य की समस्या। वस्तु विनिमय में कितनी वस्तु के बदले कितना वस्तु का आदान प्रदान किया जाए, इसका कोई निश्चित मापदंड न होने के कारण वस्तु विनिमय की एक बड़ी कठिनाई पैदा हो जाती है। मतलब जितनी वस्तु अपने लिए उतनी वस्तु आपको देनी पड़ती है वापिस या भेजनी पड़ती है वापिस आपको, ठीक है। तो क्या बोल रहा है भैया कि सर्वमान्य मूल्य की समस्या उत्पन्न, मतलब आदान प्रदान की समस्या उत्पन्न हो जाती है। फिर क्या तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि भावी भुगतान की असुविधा। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत उधार लेना देना का प्रचलन संभव नहीं हो सकता है, अतः इस प्रणाली में भावी संतुलन की सुविधाओं का अभाव रहता है, ठीक है। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्लास देखने के लिए आप लोग हमारे